ठीक है। सही पकड़े सही पकड़े हैं। चलिए चलिए, ज़्यादा पास भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ज़्यादा पास की चीज़ें भी दिखाई नहीं देती है, समझ रहे हो। और ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ज़्यादा दूर से भी चीज़ें दिखाई नहीं देती है। तो मध्यम मार्ग, मैंने कहा ना मध्यम मार्ग ही सबसे बेस्ट मार्ग कहा गया, इसीलिए। क्या बम ब्लास्ट कर रहे हो तुम लोग ठीक है। तो इसलिए कभी कभी खुद की कभी कभी कि हमेशा अधिकांश समय में खुद की कमियां दिखाई नहीं देती है क्योंकि हम अपने को इतने पास है कि चीज़ों को देख नहीं पाते हैं। इसलिए कभी कभी थोड़ा सा अपने से भी दूर हो करके देखा करो। अपने से दूर का मतलब कैसे? हाँ, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। अपने से दूर जा करके भी अपने आप को देखा करो। कैसे? ठीक है, थोड़ा देर के लिए सोचो कि मैं एक अलग इंसान हूँ, अलग आत्मा, और फिर सिर्फ ऑब्जर्व करो कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ। ठीक है, उसमें नोट डाउन कर सकते हो। फिर देखो कि इसमें कहाँ पे कमियाँ दिखाई दे रही है। अपनी कमियाँ फाइंड आउट करने के लिए कभी कभी, जैसे मैं कभी कभी अपने ही वीडियो देखता हूँ बार बार, और देखता हूँ कि और इसमें क्या सुधार हो सकता है पढ़ाने के तरीके में। नोट डाउन करता हूँ कि हाँ, यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज देखता हूँ। अरे बस समझ में, तो बहुत सारी चीज़ें खुद की वीडियो को देख देख करके कमियाँ दिखती है, उसको फिर सुधार करने की कोशिश की जाती है कि कहाँ पे और सुधारा जा सकता है कंटेंट में, पढ़ाने के तरीके में। तो उससे धीरे धीरे करके हर चीज़ इम्प्रूवमेंट तभी होता है ना। अमिताभ बच्चन एक दिन में अमिताभ बच्चन नहीं बनाए, आज भी 75-80 साल में ठुमके लगाते हैं मस्त। और जब पहली बार गया था तो रिजेक्ट हो गया था, कई बार रिजेक्ट हुआ था। लंबा खंबा आ गया बोलते थे उसको, अमिताभ बच्चन को। ठीक है, रेडियो जॉकी में गए थे, रेडियो आकाशवाणी में, वहाँ उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, आवाज़ मोटी है करके। और उसी मोटी आवाज़ के कारण से फिर वो बॉलीवुड में क्या हुआ, फेमस हुआ। आज उसी की आवाज़ की कॉपी करते हर कोई। तो अपनी ओरिजिनलिटी को नहीं खोना है कि किसी ने कहा कि ये कमी है तो देखो, ऑब्जर्व करो कि वास्तव में जिस उसने बताया है ये कमी है या नहीं है तो एक्सेप्ट करो और सुधार की कोशिश करो। और कमी नहीं है तो कोई बात ही नहीं हो, उसके अपने विचार थे। तो ये हम क्या करते, किसी ने तुम्हारी कमी बताई तुरंत रिएक्ट करते, फिर हिम्मत के या फिर उल्टा से सोचने लगेंगे उसके बारे में कि अपनी कमियाँ तो देखता नहीं है, वॉट एवर फट, उसके बारे में 10 नेगेटिव सोच लेते हैं हम। तो ऐसे नहीं, यदि किसी ने कोई आलोचना की आपकी, इसलिए कबीर ने भी कहा है कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छबाए। ये कहा है ना भाई, हमेशा निंदा करने वालों को अपने आंगन में रखना चाहिए, अपने साथ रखना चाहिए, ताकि आपकी कमियां बताते रहे। और अच्छा दोस्त वो नहीं जो आपकी खुशामदी करते रहता है। अच्छे पेरेंट्स, अच्छे टीचर्स वो नहीं जो आपकी जब वो तुम तो बिल्कुल आईएएस बन ही जाओगे, ये हो ही जाएगा, कमियां भी बताते साथ में क्रिटिसाइज भी करते कि भाई ऐसे पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, मैं तुमको ये चढ़ा दूँ चने के झाड़ में, नहीं तुम तो एकदम बिल्कुल बन नहीं जाओगे, तो चढ़ जाओगे बाद में, लेकिन आराम से गिरोगे। तो उस समय फिर से बोलोगे सर ने कहा था, तो मेरे को ही गाली दोगे फिर फाइनली। ऐसे भी दोगे वैसे भी दोगे, लेकिन कम से कम मैं ईमानदारी से बता दूं, भैया ऐसे तैयारी करोगे तो नहीं बनोगे, थोड़ा सा ऐसे सुधार करोगे तो बनोगे। ये ध्यान में रखना है। चलिए, कल की कोई समस्या है? कल की कोई प्रॉब्लम है? नो स्टडी नो प्रॉब्लम। बायोडाइवर्सिटी का टेस्ट लूंगा, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी टेस्ट ऑब्जेक्टिव वाला। आज तो लिखने के लिए दिया था ना तुम लोग को। ऑब्जेक्टिव की क्या रहती है, तलाश रहती है। तो ऑब्जेक्टिव का पेपर होगा आपका, 100 क्वेश्चन होंगे पूरे के पूरे। 2 टॉपिक इसमें है, इकोसिस्टम पूरा कॉन्सेप्ट और बायोडाइवर्सिटी। 2-4 दिनों में ये टॉपिक रिवीजन कर लो, तब तक बाद में बहाना मत मारिए कि पढ़ा नहीं था, नहीं हुआ था, रिवीजन नहीं हो पाया था। और आज भी 2 या 3 क्वेश्चन लिखने दिया था, है ना? हाँ, जितना भी लिख लिया, कोई इशू नहीं है वो। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि रटने वाली चीज़ें लिखना हो, है ना। सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट बेस पर, समझ के आधार पर उसका आंसर लिखना था। इसलिए ये नहीं कह सकते कि रिवीजन नहीं हुआ था। ठीक है, तो वो भी मैं इसलिए देता हूँ क्या कि समझ पता हो आप लोग की कि कैसे समझ रहे हो, कितना लिख पा रहे हो, आपकी समझ कहाँ तक विकसित हुई है। चलिए,
एक टॉपिक आज हम देखेंगे, साइंस एंड टेक का भी है और एनवायरनमेंट में यूज होता है आपका जो है बायो रेमिडिएशन, जैव उपचार कहते हैं। तो ट्रेन में जाते हो? ठीक है। आजकल ट्रेन में बायो टॉयलेट यूज होता है, लिखा रहता है ना बायो टॉयलेट है करके। कभी सोचा कि वो कैसे काम करता होगा? है बोले क्या ज़रूरत है हमें सोचने की? तो जिस साल ही इंट्रोड्यूस हुआ था, लगभग 2015, 16, 17 आसपास होगा, उसी साल यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि बायो टॉयलेट जो है कैसे फंक्शनिंग करता है, मतलब उसमें कुछ स्टेटमेंट दिए थे। तो वो भी तुम्हारे एग्ज़ाम का काम का है, लेकिन तुम लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि वो बायो टॉयलेट काम कैसे करता है ना। फ्लाइट में टॉयलेट होता है, वो टॉयलेट कैसे काम करता है? नहीं सोचा होगा। तो मैंने कहा ना कि सोचने, हर चीज़ को ऑब्जर्व करके सोचने का आदत डालने को कैसे काम करता है ना। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की कमी है, बचपन से नहीं सीख, बचपन से सोचने पे मजबूर नहीं करता। जैसे कल मेरा वाला जो अभी 3rd क्लास में बच्चा है, छोटा वाला, कल मैं उसको लेके आ रहा था तो एक क्वेश्चन किया उसने। क्या क्वेश्चन था कि जैसे उसको स्कूल में पढ़ाया गया होगा कि रनिंग करते हैं या खाना खाने के बाद चलते हैं तो डाइजेशन अच्छा होता है, वो उसको बताया गया होगा। तो उसने अचानक उसके मूड में आया, मुझसे पूछता, पापा ये बताओ दौड़ने या चलने से डाइजेशन क्यों बढ़ेगा? दौड़ने या चलने से डाइजेशन क्यों बढ़ेगा? डाइजेशन तो अपने हिसाब से चलते रहेगा, तो अपने हिसाब से चलता है, बैठे रहे चाहे सोए रहे चाहे कुछ भी रहे। इसका मतलब वो क्वेश्चन जो स्कूल में पढ़ाया गया उसको क्या कर रहा था, उसके दिमाग में कंटिन्यूसली चल रहा था। तो ये चीज़ें बचपन से विकसित की जाती है, वो स्कूल और टीचर की जिम्मेदारी होती है। लेकिन समझ सकते हो हमारा एक एजुकेशन सिस्टम उस टाइप से है नहीं, ठीक है। तो उसको मुझे बताना पड़ा कि जब जितना ज़्यादा काम करोगे, एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी ज़्यादा लगेगी शरीर को, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या होता है आपका जो है ज़्यादा एक्टिव होगा या स्लो एक्टिव होगा। बैठे रहोगे तो, सोए रहोगे तो और कम एनर्जी लगती है, इसलिए रात के समय में खाना कम पचता है और इंडाइजेशन या मोटापा बढ़ने की समस्या, बैठे रहोगे तो कम पचता है तो फैट बनेगा उसका। लेकिन खाने के बाद यदि फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हो, धीरे धीरे मेटाबॉलिज्म आपका तेज होगा और खाना पूरा क्या हो जाएगा, आपका डाइजेस्ट हो जाएगा, एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा होगा और फैट नहीं बढ़ेगा, और इस तरीके से काम करता है, समझ गए ना। लेकिन हम लोग, मैं भी पढ़ता था, हम भी नहीं सोचते थे इतना। आज की डेट में मैं अपने दोनों बच्चों को ऑब्जर्व करता हूँ, लगता है कि हम अपने समय में थे तो उतना भी नहीं सोचते थे, पढ़ लेते थे, रट लेते थे। हाँ, मानसून का मतलब, मुझे याद है कि मैं दिमाग में चल लेते थे मानसून का मतलब ये होता है, लेकिन क्यों होता है नहीं सोच पाते थे। तो ये सोचने की आदत डालनी है कि कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, और यूपीएससी क्रैक करने के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए, इसके बारे में मैंने आपके नोट्स में डाला हुआ है, बायो टॉयलेट के बारे में, कैसे फंक्शनिंग करता है, क्या काम करता है, पढ़ा है, देखा, नोट्स में डाला हुआ है करके। चलो, यहाँ पे उसी से रिलेटेड है ये बायो रेमिडिएशन जो है, जैव उपचार, उसी से रिलेटेड टॉपिक है। कि जैव उपचार का मतलब है, जैव का मतलब ये होता है जीव जंतु वनस्पति आते हैं, जिसमें हम लोग स्मॉल बैक्टीरियाज का यूज करते हैं, बैक्टीरियाज, कवक या फंजाई का यूज करते हैं आपके जो है, किसके लिए, जो अपशिष्ट निकलते हैं, जो आपके वेस्टेज निकलते हैं, उसको सड़ाने गलाने के लिए, ठीक करने के लिए। आ रही बात समझ में? जैसे पानी के ऊपर तेल फैल गया तो पानी के ऊपर तेल हल्का होता है तो पानी के ऊपर ही रहेगा, तो उसके लिए भी एक बैक्टीरिया डेवलप किया गया है। तो वो क्या करता है, उसको डिकम्पोज करता है और फिर वो क्या करता है, आपके जो पूरा पानी के ऊपर से तेल हट जाता है। तो जैव उपचार का मतलब ही है कि हम सूक्ष्म बैक्टीरिया, फंजाई आदि का यूज करते हैं अपशिष्टों के, है ना, अपशिष्टों के हिंदी में कहते हैं निस्तारण के लिए,
या हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं जो वेस्टेज है उसको रिमूव करने के लिए, रिमूवल के लिए आपका जो है, आ रही बात समझ में, तो उसको हम लोग बायो रेमेडिएशन कहते हैं। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग कुछ ऐसे बैक्टीरियाज डेवलप कर रहे हैं, कुछ नेचुरल भी होते हैं, कुछ ऐसे डेवलप भी कर रहे हैं जो इस तरीके के जो अपशिष्ट है, वेस्टेज है, उसको क्या कर सकते हैं, वो आपका जैसे बायोटॉयलेट भी वैसे ही काम करता है। उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं कि वही वो डिकम्पोज करके उसको अनपोल्यूटेड जो भी एलिमेंट्स उसमें कन्वर्ट कर देता है ना। थोड़ा बहुत पॉल्यूशन उसमें भी होता है, जैसे लास्ट में बायोटॉयलेट में फाइनली जो गैस निकलती है CH4 + CO2 निकलती है। बायोटॉयलेट में फाइनली जो अल्टीमेटली प्रोसेस होने के बाद फाइनली जो गैस निकलती है कौन सी होती है, CH4 और, ठीक है, तो CH4 तो ये फिर से मैंने कहा गोबर गैस में भी निकलती है, खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, और CO2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है यदि ज़्यादा मात्रा में हो गई तो, है कि नहीं। लेकिन जो पड़े ज़्यादा एनवायरनमेंट पोल्यूशन कर सकते थे उसकी तुलना में कंपेरेटिवली अब ये क्या होंगे, इसका यूज आगे अंदर प्रोसेस के लिए हो सकता है आपका जो। तो इस तरह से हम लोग बायो रेमेडिएशन जैव उपचार विधि का यूज करते हैं। तो इसमें भी दो होता है, एक इन सीटू और एक एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब उन्हीं स्थानों पर, और एक्स सीटू का मतलब कहीं और ले जा करके उसको सॉल्व करेंगे। आ रही बात समझ में। तो लिखिए परिभाषा पहले, फिर उसके बाद आते हैं बायो रेमेडिएशन। लिखिए हिंदी में जैव उपचार एक अपशिष्ट प्रबंधन तकनीक है, एक अपशिष्ट प्रबंधन तकनीक है जो प्रदूषित स्थल से प्रदूषकों को बेअसर कर, जो प्रदूषित स्थल से प्रदूषकों को बेअसर करने या हटाने के लिए जीवित जीवों मुख्य रूप से बैक्टीरिया, कवक और पौधों का उपयोग करती है। इंग्लिश में लिखिए, बायो रेमेडिएशन इज अ वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक that uses living organisms, primarily microorganisms like bacteria, fungi, fungi, and plants to neutralize or remove pollutants from a contaminated site, आया समझ में। टेक्नोलॉजी क्रियाविधि क्या है, मैकेनिज्म इसकी देखते हैं। क्रियाविधि मैकेनिज्म साइंस एंड टेक का है वैसे तो, ये अब साइंस एंड टेक में जा रहे हैं हम लोग। क्रियाविधि आपकी जो है क्रियाविधि क्या है, लिखिए क्रियाविधि समझते हैं। सूक्ष्म जीव प्रदूषकों ब्रैकेट में जैसे तेल, भारी धातु या कीटनाशक ब्रैकेट क्लोज को पानी और CO2 जैसे
पानी और CO2 जैसे गैर विषाक्त पदार्थों में, गैर विषाक्त, विषाक्त मतलब कम जहरीले या गैर जहरीले, गैर विषाक्त पदार्थों में चयापचय करते हैं। चयापचय जानते हो ना, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म चयापचय क्या होता है? ठीक है, समझ गए। चलिए बताता हूँ क्या होता है। मेटाबॉलाइज करते हैं, लिख लिया? इंग्लिश में लिखिए। ऑर्गेनिजम्स मेटाबोलाइज द पॉल्यूटेंट्स मेटाबोलाइज द पॉल्यूटेंट्स, ब्रैकेट में लाइक ऑयल, heavy metals or pesticides, bracket close, into non-toxic substances like water and CO2, non-toxic substances like water and CO2। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब भाई आपका, जैसे उसने बताया, एनाबॉलिक और हिंदी में कहते हैं वायवी और अवायवी, मतलब एक पूरा का पूरा वायु के अंदर होगा, वायु को लेते हुए, और अवायवी का मतलब बिना वायु के भी हो सकता है। तो उसके कंटेक्स्ट में तो हम वो बायोलॉजी में ज़्यादा घुस नहीं रहे। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब सामान्य होता है आपका जो है, कोई भी चीज़ को, सदी की बात करें, मेटाबॉलिज्म का मतलब हमारा खाना जो पचाने की जो प्रोसेस है उसको मेटाबॉलिज्म में रखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जो भी अपशिष्ट है उसको सड़ा गला करके किस में कन्वर्ट कर देगा, नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस में चेंज कर देगा, जो गैर क्या होगा, प्रदूषणकारी होगा। जैसे मैंने कहा कि बायो टैबलेट में ये फाइनली किस में कन्वर्ट कर देता है, CH4 + CO2। तो ये एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक तब है जब बहुत ज़्यादा मात्रा में एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है। ऐसे कोई हार्मफुल नहीं है, प्राकृतिक रूप से ये गैसें क्या है, एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती है। लेकिन ऐसे ही यूं ही हम जो क्या बोलते हैं टॉयलेट वेस्टेज को ऐसे फेंक देंगे तो वो पूरा एटमॉस्फेयर में कई सारी अन्य ज़्यादा मात्रा में प्रदूषण फैलाएगा, सॉइल पोल्यूशन करेगा, है ना। वहाँ पे कुछ अदर एक्टिविटीज़ होंगी तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन होंगे आपके जो, या सीधा CH4 वगैरह कहाँ चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, है कि नहीं। तो इस कारण से और उसके कारण से कई समस्या उत्पन्न होती है। चलिए, तो ये हो गया आपका मैकेनिज्म। कि मैकेनिज्म में हम क्या करते हैं कि जो माइक्रोबैक्टीरियाज है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो नॉन टॉक्सिक एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आते हैं प्रकार। इसके भी 2 प्रकार है, बायो रेमेडिएशन के टाइप्स, प्रकार की बात करते हैं। पहला है भाई इन सीटू और एक्स सीटू। ये वर्ड याद आ गया, कहीं पर यूज किया था हमने, कहाँ पे किया था? इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू और एक्स सीटू। तो इन सीटू का मतलब जहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है, जहाँ पर वेस्टेज है, वहीं पर उसके उपचार की कोशिश करना। और दूसरा एक्स सीटू का मतलब कहीं और ले जा करके उसके उपचार की कोशिश करना। तो एक इन सीटू में लिखिए एक लाइन, तो इन सीटू में पहला लाइन लिखिए, प्रदूषित मिट्टी या पानी को बिना हिलाए
सीधे उसी स्थान पर उपचार किया जाता है, सीधे उसी स्थान पर उपचार किया जाता है। इंग्लिश में द ट्रीटमेंट अकर्स डायरेक्टली, द ट्रीटमेंट अकर्स डायरेक्टली एट द साइट ऑफ contamination, at the site of contamination without moving the soil, without moving the soil or water. जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन सीटू। इसमें 3 टर्मिनोलॉजी या 3 अलग अलग विधियां हैं इन सीटू में। एक है बायो वेंटिंग, बायो वेंटिंग, एक है आपका जो है बायो स्पार्जिंग, और एक है आपका जो है फाइटो रेमिडिएशन। हिंदी में भी वही लिख लेना बायो वेंटिंग। अब इसका हिंदी वगैरह नहीं ढूंढते हम लोग, कुछ चीज़ें हिंदी में ऐसे लिख करके आप आराम से धूमधाम से काम चला सकते हो। समझ में आया? और फाइटो रेमिडिएशन, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो बायो वेंटिंग में लिखिए, बायो वेंटिंग में क्या होता है, सप्लाइंग एयर और ऑक्सीजन, सप्लाइंग एयर और ऑक्सीजन, एयर ऑब्लिक ऑक्सीजन टू स्टिमुलेट इंडिजिनस बैक्टीरिया, टू स्टिमुलेट इंडिजिनस बैक्टीरिया। हिंदी में लिखिए, बैक्टीरिया को उत्तेजित करने के लिए, बैक्टीरिया को उत्तेजित करने के लिए हवा या ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, हवा या ऑक्सीजन की आपूर्ति करना। समझ गए? मतलब बाहर से हम उसको क्या करते हैं, जो भी बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको एक्टिवेट करते हैं, राइट, एयर ऑक्सीजन के थ्रू। दूसरा इसमें लिखिए बायो स्पार्जिंग, इसमें लिखिए भूजल में दबाव के साथ हवा डालना, भूजल में दबाव के साथ हवा डालना, इंजेक्टिंग एयर अंडर प्रेशर, इंजेक्टिंग एयर अंडर प्रेशर इनटू ग्राउंड वाटर, इनटू ग्राउंड वाटर। तो ये हो गया आपका ग्राउंड वाटर के लिए। नेक्स्ट आपका इसमें लिखिए फाइटो रेमिडिएशन, प्रदूषकों को अवशोषित करने, प्रदूषकों को अवशोषित करने या नष्ट करने के लिए, या नष्ट करने के लिए पौधों का उपयोग करना, पौधों का उपयोग करना। प्रदूषकों को अवशोषित करने या नष्ट करने के लिए, प्रदूषकों को अवशोषित या नष्ट करने के लिए पौधों का उपयोग करना। इंग्लिश में लिखिए यूजिंग प्लांट्स टू, यूजिंग प्लांट्स टू एब्जॉर्ब्स, टू एब्जॉर्ब्स और डिग्रेड, यूजिंग प्लांट्स टू एब्जॉर्ब्स और डिग्रेड कॉन्टिमिनेंट्स, कॉन्टामिनेंट्स,
तो ये 3 मेथड्स आपके जो है इन सीटू के अंतर्गत यूज किए जाते हैं, या 3 तरीके से। तो ये वर्ड्स है, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछेगा, पूछा भी है, फिर पूछ सकता है। और ये सब मीन्स में लिखोगे तो है ना, कॉमन तो हम ऊपर ऊपर का तो लिख ही दोगे, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए और प्रदूषक फैलाना नहीं चाहिए, प्लास्टिक कम यूज करना चाहिए। लेकिन ये सामान्य बातें हैं जो हर कोई सामान्य बच्चा भी लिख लेगा। तो थोड़ा सा कुछ चीज़ें टेक्नोलॉजी वगैरह के बेस पे जो पढ़ा हुआ है उसको मेंस में भी हमें डालने की आदत डालनी है, तो उससे लगेगा कि हाँ थोड़ा सा भाई से कुछ तो पढ़े हो, है कि नहीं। नेक्स्ट आ जाओ XC2 में। तो XC2 में लिखिए जल्दी से, प्रदूषित सामग्री को हटा दिया जाता है, प्रदूषित सामग्री को हटा दिया जाता है या प्रदूषित सामग्री को हटा दिया जाता है या कहीं और ले जाकर उसका उपचार किया जाता है। इन इंग्लिश में contaminated materials मटेरियल कर लेना, मटेरियल इज रिमूव्ड, contaminated material is removed or treated elsewhere, इसमें भी कुछ मेथड्स है, बायोपाइल्स, हिंदी में भी बायोपाइल्स लिखना है, लैंड फॉर्मिंग, और थर्ड है बायो रिएक्टर्स। तो हिंदी में वही लिखना, बायोपाइल्स, लैंड फॉर्मिंग एंड बायो क्रिएटर्स। लिखिए, बायोपाइल्स में क्या होता है, प्रदूषित मिट्टी का ढेर लगाना और पोषक तत्व मिलाना, इंग्लिश में पिलिंग contaminated soil and adding nutrients, नेक्स्ट लैंड फॉर्मिंग में लिखिए, प्रदूषित मिट्टी को बड़े क्षेत्र में फैलाना ताकि प्राकृतिक क्षरण हो सके, इंग्लिश में लिखिए, स्प्रेडिंग कॉन्टामिनेटेड सॉइल ओवर, स्प्रेडिंग कॉन्टामिनेटेड, क्या हो गया अभिषेक, गर्मी लग रहा है, शर्ट उतार दो। ठीक है, स्प्रेडिंग contaminated soil over a large area to allow natural degradation, स्लो में चलाना है, आवाज नहीं आनी चाहिए, अलाउ नेचुरल डिग्रेडेशन। शर्ट उतारने इसलिए बोला कि तुम टी शर्ट के ऊपर शर्ट पहने हो शायद, या शर्ट के लिंक वाली है तो फिर बात अलग है। हाँ, मेरे को नहीं लग रही ठंड गर्मी भाई।
इतने सारे लोग एक साथ झुंड में बैठ गए हो ना, थोड़ा फैल के बैठो तो अलग अलग गर्मी नहीं लगेगी, इधर आके बैठो, ठीक है। मनुष्य के शरीर की गर्मी एक साथ एक जगह क्या हो रही है, आपके जो है अक्यूमुलेट हो रही है, इसलिए उस क्षेत्र का टेम्परेचर तुम लोग का क्या हो गया, बढ़ गया है। समझ में आया? तो फैल के बैठोगे तो नहीं होगा। एनीवे, लैंड फॉर्मिंग लिख लिया, स्प्रेडिंग कॉन्टामिनेटेड सॉइल ओवर अ लार्ज एरिया टू अलाउ नेचुरल डिग्रेडेशन, लिख लिया। नेक्स्ट लिखिए बायो क्रिएटर्स, इसमें लिखिए प्रदूषित ठोस या तरल पदार्थों के, प्रदूषित ठोस या तरल पदार्थों के, प्रदूषित ठोस या तरल पदार्थों के उपचार के लिए, उपचार के लिए एक पात्र का उपयोग करना। एक पात्र मतलब बर्तन का, एक पात्र का उपयोग करना। इंग्लिश में लिखिए यूजिंग अ विसल, यूजिंग अ विसल्स, यूजिंग अ विसल्स, विसल टू ट्रीट, यूजिंग अ विसल टू ट्रीट contaminated solids or liquids, solids or liquids, लिख लिया? कल ऐसे लिखने दिया था, लिख लिया? कल तो सब लोग बोल रहे थे ना लिख के लाएंगे, लिख के लाएंगे कर, कितने लोग लिख के लाए वैसे? हाँ, पंखा बंद कर दो यार, इधर तुम इधर दूर बैठ जाओ, इधर आ जाओ। और चंद्रिका, चंद्रिका बीच में फायर करके वो फैला रही है आपका जो है सर्दी का बैक्टीरिया, फैला रही सब तरफ, ठीक है। कल तक 2-3 लोग को और हो जाएगा, आसपास पड़ोस वालों को। तो लिख के आए, ऐसे लिख के लाए, शुरुआत किए ना, ठीक है। शुरुआत कर लिए तो खत्म हो जाएगा। कितने लोग ने शुरुआत किया है? कम से कम लिखने नहीं तो सोचने की शुरुआत ही कर लेते तो मैंने कहा ना स्टार्ट कर लोगे तो खत्म हो सकता है। चलिए, एक जैसे ये वाला भी हमने पढ़ा है, लास्ट वाला बायो क्रिएटर्स, इसी से रिलेटेड एक ऐसे था। क्या ऐसे था? पिछले साल पूछा था यूपीएससी ने कि जो गंदा पानी होता है तो उसको थोड़ी देर के लिए क्या कर देना चाहिए, शांत छोड़ देना चाहिए, तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, साफ हो जाता है। ये ऐसे आया हुआ है, लास्ट ईयर यूपीएससी ने पूछा हुआ है। आया समझ में? और लेकिन इसमें 1500-2000 वर्ड लिखना है, तो इसी को पूरा जीवन में अप्लाई करना है तुम लोग को अपने। इसका मतलब कि तुमको 2-4-10 गाली देते तुम शांति से सुनते रहो, ठीक है। ज़्यादा नहीं सुनना है तो कान में रुई डाल दो, तो उससे क्या होगा, उसका इम्पैक्ट तुम पे नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। लेकिन हम ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते। जैसे सामने वाले ने मुंह खोला, हम 10 मुंह खोल लेते, दोबारा 10, सामने वाले एक गाली दी, हम 3 गाली, कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, ये वो कैसी हुई, ठीक है। क्या समझता है तू अपने आप को? सामने वाले ने थोड़ा सा शुरुआत किया, तुमने उसके ऊपर बौछार कर दी। तो एक ऐसे इस पे भी आया हुआ, इस तरीके से एक ऐसे आया हुआ लास्ट ईयर क्वेश्चन में, देखना जा करके एग्जैक्टली क्या है इस मीनिंग, उसका वही था सेंस कि इसलिए जब भी मन अशांत हो, इसको अप्लाई कहाँ करना है आपको, जो है खुद के ऊपर करना है, मन के ऊपर करना है। जब मन अशांत हो तो उस समय चुपचाप शांति से बैठ जाना चाहिए, सिर्फ ऑब्जर्व करना है ना। एक फिलोसफर्स है जिद्दू कृष्णमूर्ति ने इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया हुआ है, अपने आप को साक्षी भाव से देखना है मैंने साक्षी भाव का, साक्षी के साथ देखना है नहीं कहा ठीक है। साक्षी भाव का मतलब क्या होता है, आप सिर्फ एक ऑब्जर्वर रहो। साक्षी भाव का मतलब है ऑब्जर्वर के रूप में देखना है। आपको उसमें इंटरफेयर नहीं करना है कि ये थॉट्स आया तो गलत है, सही है, ये सब सोचना नहीं है आपको, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ आप देखो कि थॉट्स आ रहे हैं, उसको बस, जैसे ट्रेन में बैठे होते हो, पेड़ अपने आप निकलते जाते,
उसी प्रकार थॉट्स जो आ रहे हैं उसको बस आप ऑब्जर्व करो कि हाँ थॉट आया, जाने दो, उसको इंटरफेयर मत करो कि अच्छा है बुक आ रहा है, ये थॉट नहीं आना चाहिए, वो नहीं आना चाहिए, इंटरफेयर मत करो, सिर्फ आने दो और जाने दो। तो जब यह स्थिति रोज आदत डाल दोगे तो धीरे धीरे फिर शांत मन, आपका जो शांत मन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपका शांत होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे विचार आया कि कल की कोई बात याद आ गई, और फिर हम वो बात आ गई, अच्छा उसकी हिम्मत कैसे, इसने ऐसे कैसे बोल दिया, ठीक है वो तो मेरा दोस्त कहलाता था लेकिन आज उसने मेरे साथ गद्दारी कर दी। तो उस एक थॉट के चक्कर में हम कितने थॉट्स क्रिएट कर देते हैं फिर से, और बहुत सारे थॉट्स उसके लिए क्रिएट हो जाते हैं। तो थॉटों की फिर श्रृंखला कभी खत्म ही नहीं होती है। तो यहाँ पे इसीलिए कहा गया कि जो विचार आ रहे हैं उसको आने दो और बस जाने दो। तुम सिर्फ एक साक्षी भाव से देखो कि खड़े हो, जो आने जाने वाले हैं बस उसको देखते रहो, उसमें सोचो मत कि इंसान अच्छा है, वो गलत दिख रहा है, वो लाल कपड़ा पहना है, कैसे कपड़े पहन ले, वो सब आपको थॉट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। बस लोगों को देखो, जा रहे जाने दो, आ रहे आने दो, इतना ही करना है। उसी प्रकार विचारों को जो आ रहे आने दो, जाने दो, इतना ही काम करना है। तो धीरे धीरे मन तुम्हारा क्या होते जाएगा, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन जब ये आदत डाल दोगे तो बाद में फालतू के थॉट्स भी आएंगे, परेशानी भी आएगी, तो फिर आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, है ना। मैंने कहा परेशानियां तो आते जाते रहेंगे, परिस्थितियां आते जाते रहेंगे, लेकिन आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। अब उस पर सॉल्यूशन निकाल करके आराम से वहाँ से कोप अप कर जाओगे। आ रही बात समझ में? तो इसी संदर्भ में ये वाला दिया था कि जैसे गंदा पानी को हम शांत छोड़ देते हैं, धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, गंदगी नीचे बढ़ जाती है और पानी पूरा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। उसी प्रकार हमारे जो विचार है, हमारे जो आदतें हैं, उसको इंटरफेयर नहीं करना, सिर्फ देखना है और उस पर आपको क्या करना है, काम करना है, सिर्फ साक्षी भाव से। तो धीरे धीरे करके वो आदतें क्या हो जाएंगी, आपकी विचार क्या हो जाएंगे, कम होते जाएंगे और मन आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लेकिन हम क्या होता है कि एक विचार को लेकर फिर 10 विचार क्रिएट करते हैं और विचार कभी फिर खत्म ही नहीं होता, मन शांत ही बना रहता है। आ रहा है समझ में? तो वो ऐसे आया, तो इसी तरह से सोच समझ के 1500 वर्ड लिखने, उसमें 1500 वर्ड कम नहीं होते, 1500 2000 खींचना है। कैसे एग्जाम्पल दे के खींचोगे? तो धीरे धीरे जब चीज़ों को समझना है, पढ़ना है, तब जा कर लिख पाओगे। जैसे कल दिया था मैंने, नदी के समान जीवन को बहने दो, है ना। इसका मतलब क्या है कि आपको संघर्ष नहीं करना है। नदी आती है, चुपचाप पानी आगे, अब हम क्या करते हैं कि उसके विपरीत जाने की कोशिश करेंगे। जैसे कोई समस्या आई तो सबसे पहले तो उसको स्वीकार करो कि ये सच्चाई है। जैसे मेरी तबीयत खराब हुई किसी कारण से, अब मैं उसको जब से क्यों हुई, क्या हुई करके संघर्ष करूंगा तो कोई फ़ायदा होगा क्या मुझे? तो मुझे पहले स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ मुझे बुखार आ चुका है, अब मुझे क्या करना है, उसका इलाज के बारे में सोचना है कि कैसे ठीक हो। तो परिस्थितियाँ जो भी अच्छी है बुरी, उसको एक्सेप्ट करो और उसको आगे जाने दो, नदी के समान बहने दो। सॉल्यूशन सोचो, प्रॉब्लम के साथ लड़ने की कोशिश मत करो ज़बरदस्ती, तो संघर्ष नहीं करना है। तो उसी कंटेक्स्ट में पूरा का पूरा आपके जीवन के बचपन से लेकर अभी तक की कहानी सोचो कि कहाँ आपने जब से संघर्ष। जैसे मेरे क्या थे कुछ समय पहले तक कि फालतू के थॉट्स चलते रहते थे कि ये हो जाएगा तो कैसे होगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है, मेरे पास कोई स्किल नहीं है, मैं डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। एक बार एमएससी की डिग्री लेके नौकरी ढूंढने गया था, 5000 की नौकरी मिल रही थी, वो बोल रहा था बाइक है तब मिलेगी, ठीक है, सिम बेचने की। तो उस डिग्री को मैंने उस दिन ही कहा कि भाई ये डिग्री कोई काम की मेरे, है ना। जबकि एमएससी में मेरे कितने थे, 75% थे, तो उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं थी। एक डिग्री सिर्फ इंटर करने के लिए काम आती, वहाँ पर वो भी काम नहीं आ रही थी। तो हमें अपने चीज़ों को धीरे धीरे डेवलप करनी। चलिए ये हो गया, आपका समझ में आ गया। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना, कुछ टर्मिनोलॉजी है जहाँ से फिर क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ की टर्मिनोलॉजी लिख लो, 1-2 इससे रिलेटेड क्वेश्चन यही से ज़्यादा आएंगे। क्या हो गया वेदांत? LCIT, ठीक। तो लिखिए पहला आपका जो है फाइटो एक्सट्रैक्शन, एक वर्ड है आपका फाइटो। अब कुछ चीज़ें जो है जब पढ़ा दिया गया तो कॉमन सेंस लगाना है। फाइटो एक्सट्रैक्शन का मतलब समझ गए होंगे। जैसे पीछे मैंने कौन सा वर्ड लिखवाया था आपका, जो फाइटो रेमेडिएशन, मतलब पौधों का यूज करना,
तो यहाँ पे फाइटो एक्सट्रैक्शन का मतलब प्लांट्स का यूज करेंगे। तो कई सारे प्लांट्स होते हैं, जैसे मैंने कहा प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करता है। उसी प्रकार कई सारे पॉल्यूटेंट्स को भी वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वैसे प्लांट्स का यूज करना है। तो इसमें एक लाइन लिखिए, प्लांट्स पुल heavy metals into their roots और leaves। हिंदी में लिखिए, पौधे अपनी जड़ों या पत्तियों में भारी धातुओं को खींचते हैं। आया समझ में? इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइटो एक्सट्रैक्शन। प्रीलिम्स के लिए भी याद रखना है, मेंस में जहां कहीं लगे जरूरत है क्या कर देना है, डाल देना है। तो याद रहेगा तो डाल दोगे, तो याद करना पड़ेगा, है ना समझ में? चलिए, आज के डेट में हमारा ये मोबाइल इतना है। कल अभी मेरे पास कल रात को मुथूट फाइनल क्या नाम है वो, मुथूट क्या नाम है, गोल्ड लोन वाला। तो उस समय तो मैं कल समझा नहीं था, रात को 10-11 बजे फ़ोन आया, मैंने उठाया ही नहीं। अभी और वही कॉल आ रहा था, तो मैं सोचा कि मुथूट का अचानक से मेरे पास फ़ोन क्यों आने लगा है। तो मोबाइल हमारे इतने AI सेंसिटिव है। कल शाम को मैं 7-7:30 बजे एक फ्रेंड के साथ बैठा था, तो उससे अब याद आया मेरे को कि वो ऐसी बात हुई थी कि उसने कुछ गोल्ड पे अपना लोन लिया है कहीं पे। क्या लिया हुआ है आपका, तो गोल्ड लोन लिया है। तो हमने 5 मिनट उसी पे डिस्कस किया होगा कि गोल्ड लोन लिया है करके। तो गोल्ड लोन AI के थ्रू मोबाइल में किया होगा। तब रात को ही 9-10 बजे एक फ़ोन आया था, तो मैं इस समय आते रहते करके इग्नोर मार दिया। फिर अभी वही आ रहा था मुथूट फाइनेंस का फ़ोन, तो मैं बोला कि यार अचानक से मुथूट वाले मेरे को क्यों याद कर रहे हैं। तो समझ में आया कि कल मैंने किसका डिस्कस किया था सिर्फ। तो मोबाइल सब सुनता है, ठीक है, देखता भी है, ठीक है। तो ये भी सोच सकते हो। एक दिन अंडे की बात किया, थोड़ा अंडा बस नाम लिया, पूरा अंडे का एडवर्टीजमेंट दिखाने लग गया था, अंडे का रेट क्या चल रहा है, केन क्या चल रहा है करके। तो कहने का मतलब कुछ भी प्राइवेसी, या तो नेट बंद करके बात करो, ठीक है। तो बड़ा खतरनाक हो गया मोबाइल। चलिए, नेक्स्ट है आपका है राइजो, है ना, राइजो फिल्ट्रेशन। राइजो फिल्ट्रेशन, तो राइजो वर्ड कहाँ पे आया था? हाँ, नाइट्रोजन फिक्सेशन में राइजो बैक्टीरिया करके वर्ड यूज किए थे हम लोग। तो उसी कंटेक्स्ट में यहाँ पर आ जाएंगे। इसमें लिखिए, यूजिंग प्लांट रूट्स टू फिल्टर contaminated water। इंग्लिश में लिखिए, प्रदूषित पानी को छानने के लिए पौधों की जड़ों का उपयोग। नेक्स्ट, माइक्रो रेमेडिएशन। ये तो उसका वही वाला है, माइक्रो रेमेडिएशन। तो ये वही आपका जो ऊपर परिभाषा पड़ी थी वही वाला है, लिख लीजिए फिर भी। यूजिंग फंजाई ऑब्लिक मशरूम्स टू ब्रेक डाउन टॉक्सिन्स। हिंदी में विषाक्त पदार्थों को तोड़ने के लिए
कवक या मशरूम का उपयोग किया जाता है। कवक या मशरूम का उपयोग। क्या गणेश बहुत दिन छुट्टी मार लिए? घर दोनों पेपर वहाँ होता है। नेक्स्ट आपका है बायो ऑगमेंटेशन। बायो ऑगमेंटेशन। बायो ऑगमेंटेशन हिंदी में भी बायो ऑगमेंटेशन लिख लो भाई, संचयन होगा वैसे तो। इसमें लिखे एडिंग स्पेसिफिक लैब ग्रोन माइक्रोब्स, एडिंग स्पेसिफिक लैब ग्रोन माइक्रोब्स टू अ साइट। इसमें लिखे किसी स्थल पर प्रयोगशाला में विकसित विशिष्ट सूक्ष्म जीवों को जोड़ना। विशिष्ट सूक्ष्म जीवों को जोड़ना। आया समझ में? तो ये कुछ टर्म्स है, बाकी कॉमन सेंस भी लगाना है। जब इन्हीं के बेस पे कोई टर्म्स आएंगे तो आप दिमाग में लगा सकते हो। तो ये क्या हो गया आपका जो है बायो रेमेडिएशन, जैव उपचार, मतलब प्रदूषक या अपशिष्टों को खत्म करने के लिए हम इस तरीके से कुछ मेथड यूज करते हैं। एक संस्था है इंडिया में TERI, नहीं टीरी नहीं हो गया, एक तो टेरी भी है। टेरी कहाँ पर है? इसका मुख्यालय देखना। टेरी का फुल फॉर्म देखो, इसका मुख्यालय देखना कहाँ है। इन्वायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। टी का क्या होगा? टी का क्या होगा? टी का क्या? टी द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसोर्स है। इन्वायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है। और कुछ इंडिया में देखो, कुछ और हेडक्वार्टर का है। हाँ, दिल्ली में। दिल्ली का फुल एक नागपुर में, उसका क्या नाम है? नेरी या नेरी, क्या नाम है? एक नागपुर में है, वो भी लिख लो। नीरी है, नीरी। एक नागपुर में है आपका NEERI, यह है नागपुर में। टाटा एनर्जी, हाँ ये तो खैर है। ये आपका नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना। हिंदी में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी बोलते हैं, अनुसंधान संस्थान, अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। इसका मुख्यालय टेरी का दिल्ली में है ना। टेरी का फुल फॉर्म वही है, श्योर। ठीक है, द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसोर्स इंस्टीट्यूट है। एनर्जी एंड रिसोर्स है ना, रिसोर्सेज। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट आपका दिल्ली में है। तो इसने एक बैक्टीरिया डेवलप किया था ऑयल जीपर नाम से। इसने डेवलप किया था एक ऑयल जीपर। जीपर का मतलब समझते हो? जिप फाइल। अब सोचो जीपर वर्ड कहाँ से आया? जिप फाइल समझते हो? फाइल जिप करना मतलब कंप्यूटर में यूज होता है। बताओ गणेश, विकासशील बता सकता है।
कंपाइल करना, मतलब कई सारे फोल्डर्स फाइल्स होते हैं, उसको एक जगह पे जिप करना, उसको जिप फाइल कहते हैं। समझ में आया? हर एक वर्ड्स आपका ये लिखा रहता है ना, आपका क्या रहा है 1-to-1, आपका जो मोबाइल में व्हाट्सअप कॉलिंग या व्हाट्सअप आप मैसेज करते हो 1-to-1 क्या लिखा रहता है? इनक्रिप्टेड। कभी इसका इनक्रिप्टेड का मतलब जानने की कोशिश की? 1-to-1 इनक्रिप्टेड का मतलब क्या होता है? लॉक तो अलग हो गया, इनक्रिप्टेड का मतलब उसी से साथ कनेक्टेड है, कोई और दूसरा उसको रिसीव नहीं कर सकता है और कोडेड होता है वो आपका जो है। गवर्नमेंट कर सकती है हालांकि, जब मौका मिले तो चीटिंग जब करोगे तो ढूंढ ढांड के निकाल लेती है, ठीक है। तो इसलिए उस उम्मीद में नहीं रहना कि गलत काम किया तो इनक्रिप्ट नहीं होगा। तो ऑयल जीपर करके डेवलप किया था टेरी ने, मेरीन ज्योग्राफी, यूज ऑफ मेरीन ज्योग्राफी। ये क्या करता था आपका जो है, तेल फैल जाता है ना, उसको वो क्या कर देता था, एक बैक्टीरिया डेवलप किया जो तेल यदि समुद्र के ऊपर या आपका कोई जहाज वगैरह दुर्घटना होगा तो समुद्र के ऊपर ऑयल पोल्यूशन हो जाएगा, तो वो ऑयल को क्या कर देता है, उसको ब्रेक कर देता है और पानी के साथ उसको पूरी तरह से क्या कर देता है, मिला देता है ना। ऑयल जीपर कहा जाता है, ऑयल स्पिल्स करने के लिए ऑयल को पी जाता है, कह सकते हो। समझ में आया? एक क्या है, टेरी के द्वारा विकसित बैक्टीरिया है, ये क्या है, एक प्रकार का मानव के द्वारा लैब में बनाया गया माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया है ऑयल जीपर। तो ये याद रख लेना, कहीं काम आएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ टर्म्स है जो आपके नोट्स में दिए हुए हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो अलग अलग से तो उसमें इन सिटू ऑयल जेपर चर्चा में, ये ऑयल जेपर करके जो बता रहा था वो भी दिया हुआ है आपके नोट्स में वैसे। तो ये सब मैंने पढ़ा दिया जो नोट्स में भी दिए हुए आपके लगभग। पानी को साफ करने के लिए फिटकरी यूज करते हैं हम लोग। कभी गाँव में फिटकरी यूज किया होगा, जानते हो फिटकरी क्या होता है? चख के देखा है कैसे लगता है? तो फिटकरी जो है एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। ये क्या होता है ना, जैसे दिल्ली में जब शुरू में मैं गया था तो उतना अब फिल्टर उल्टर ये सब बोतल उतल का उस समय चलन नहीं था। आपका जो है लगभग 2000 के आसपास की बात है, तो पानी उतना साफ भी नहीं आता था पीने लायक, और उस टाइप से पहले न इतना फिल्टर थे, नहीं पानी की बोतल की सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट भी, ये तो अभी पिछले 5-10 सालों में स्टार्ट हुआ है। तो हम लोग वही करते थे, क्या करें, फिटकरी का वो लाते थे और थोड़ा सा चला दो पानी के ऊपर तो कुछ जो डस्ट टाइप की चीज़ें होती है, फिर कुछ टाइप से वो क्या आती है नीचे जा कर के बैठ जाती है। कभी किया है? तो यदि पानी पीने लायक ना हो तो ये काम भी कर सकते हो। तो ये फिटकरी भी यूज करते हैं हम लोग, एल्यूमिनियम सल्फेट के रूप में होता है। उपयोग किया जाने वाला आम कॉग्युलेंट्स कहलाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? कॉग्युलेंट्स कहलाते हैं। मतलब जो कचरा होता है या जो वेस्ट जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उसको क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं, है ना, कॉग्युलेंट्स कहलाते हैं। सब नोट्स में दिए इसलिए नोट्स पढ़ लेना एनवायरनमेंट के, बाकी नोट्स भले मत पढ़ना, एनवायरनमेंट के एक बार गो थ्रू हो जाना। कॉग्युलेशन या कॉग्युलेंट्स या फ्लो ऑक्यूलेशन कहलाता है आपका जो, ये कुछ वर्ड्स है, हिंदी में भी वही है। अन्य में फेरिक सल्फेट, सोडियम एल्यूमिनेट का भी उपयोग भी होता है। फेरिक सल्फेट, अभी सब क्वेश्चन कभी कभार पूछते हैं, लेकिन एक बार 2-3 बार नोट्स पढ़ लोगे तो याद रहेंगे। फेरिक सल्फेट या आपका सोडियम एल्यूमिनेट,
ये सब भी यूज होते हैं थोड़ा सा सफाई वफाई करने के लिए। फिटकरी तो कॉमनली हर कोई यूज किया होगा, ठीक है, बाकी तो कॉमन है, जान जाओगे, ठीक है। फ्लोराइड होता है वो दांत को छड़ा देता है। फ्लोराइड की अधिकता क्या कर देती है आपके जो है, फ्लोराइड जो है हमारे दांत में फ्लोराइड ज़्यादा हो गया तो दांत सड़ने लग जाते हैं, दांतों का क्षय, डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है, टूटने लगते हैं। तो जल फ्लोराइडेशन दंत क्षय को कम करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब दांत, ठीक है, हड्डियां विघटित होने लगती है, फ्लोरोसिस बीमारी भी होती है, मतलब दांत को सड़ाने से यूज करने के लिए, क्षय को कम करने के लिए यूज करते हैं इसको, जो है दांत का क्षय कम हो, टूटे कम, इसके लिए फ्लोराइड यूज करते हैं। तो आपके पेस्ट वगैरह में होता होगा ये, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा तो ये नुकसान भी पहुंचाता है, फ्लोरोसिस बीमारी हो जाती है। फ्लोरोसिस, फ्लोराइड की अधिकता के कारण से फ्लोरोसिस। आया समझ में? हड्डियां विघटित होने लगती है। तो पानी में इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो के हिसाब से 1.0 मिलीग्राम होना चाहिए पानी में। फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो गई तो फ्लोरोसिस बीमारी हो जाती है। फ्लोराइड ज़्यादा हो गया तो कौन सी बीमारी हो जाती है? फ्लोरोसिस। तो हमारा जो भारतीय मानक ब्यूरो, इंडियन स्टैंडर्ड्स ब्यूरो ने 1.0 मिलीग्राम पर लीटर निर्धारित किया हुआ है। इतना है तो ठीक है शरीर के लिए, मनुष्य के लिए, इससे ज़्यादा है तो नुकसान पहुंचाएगा। आया समझ में? ब्लीचिंग पाउडर आज भी यूज करते हैं घर में, फर्श में काई वाई लग जाती है तो ब्लीचिंग पाउडर डाल करके उसको थोड़ी देर छोड़ दो तो वो काई वगैरह क्या हो जाती है आपकी, साफ़ हो जाती है, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर में कुछ कॉम्बिनेशन देखना है कार्बन डाल के। ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है, सभी ये मैंने कहा ना जो डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं वो वाला साइंस एंड टेक भी यूज होता है। आया समझ में? तो ये देखो ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा केमिकल होता है, डाल के देखो। मैंने कहा ना आज की डेट में आपको क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सोचना ज़रूरी है, बाकी तो कंटेंट मिल जाएगा आपको। अब जैसे ब्लीचिंग पाउडर घर में यूज होता है, कभी सोचा तुमने, है ना? डिटर्जेंट जो यूज होता है घर में उसमें भी कौन कौन से केमिकल्स होते हैं? डिटर्जेंट के लिए कौन सा होता है? सोडियम बाइक्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट होता है ना? सोडियम कार्बोनेट होता है, और जो खाने का सोडा होता है वो सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। तो ये सब भी चीज़ें जानना है, तैयारी कर। मिला इसका कुछ? हाँ, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड भी रहता है, क्या रहता है? हाइड्रोक्साइड। तो पूरा बता दो, एक साथ ही बताओ ना, अलग अलग तोड़ के वो होता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और ठीक है। एक आपका जो कलर साफ करने के लिए यूज करते हैं उसमें भी क्लोरीन होता है, ठीक है, विरंजक चूर्ण या विरंजक कहा जाता है आपका जो है। तो जो डे टू डे लाइफ में भी थोड़ा चीज़ों को ध्यान में रखना है, वहाँ से भी काम आता है ना। आर्सेनिक को हटाने के लिए, आर्सेनिक को हटाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज करते, फिटकरी भी यूज किया जाता है। आर्सेनिक को हटाने के लिए भी जो है, आर्सेनिक पॉल्यूटेंट्स होता है तो इसको भी हटाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर और फिटकरी का यूज करते हैं। आर्सेनिक को भी रिमूव करने के लिए जो है ब्लीचिंग पाउडर या फिटकरी का यूज कर सकते हैं, फिटकरी। आया समझ में? तो ये भी ध्यान रख लेना। इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो, फिर से इसने
आर्सेनिक थोड़ी बहुत मात्रा में 0.005 मिलीग्राम है पानी में पर लीटर में, तो ये उतना नुकसानदायक नहीं, 0.05, तो ये इतना मात्रा है तो नुकसानदायक नहीं, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो नुकसान करेगा। 0.05 निर्धारित किया हुआ है। चलिए, तो ये सब थोड़ा सा है, तो नोट्स जाके पढ़ लेना एक बार। और बायो टॉयलेट वगैरह में भी बैक्टीरियल एक्टिविटीज यूज की जाती है। अवायवीय पाचन किया जाता है बायो टॉयलेट में, बिना हवा के पाचन, इनसाइड इनर, इसमें अवायवीय पाचन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई? एनआर, ऐसी कुछ होगा ना, एनारोबिक, ठीक है, ये वाला जो बिना ऑक्सीजन के, इसका मतलब होता है बिना ऑक्सीजन के, जब बिना वायु के, बिना वायु का मतलब बिना ऑक्सीजन के पाचन होगा, ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीजन के साथ होगा इसका उल्टा हो जाएगा, वायवीय, एरोबिक हो जाएगा। समझ में आया? तो कुछ के लिए एनारोबिक होता है आपका जो है, जो बायो टॉयलेट में एनारोबिक होता है, बायो टॉयलेट में क्या होता है आपके जो है एनारोबिक होता है, अवायवीय पाचन, ये ध्यान रखना है। आया समझ में? और लास्ट में मैंने बता ही दिया था, उसका एक डायग्राम भी तुम्हारे नोट्स में दिया हुआ है, मेथड, मेथेन, और लास्ट में क्या बनता है, मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बाकी नोट्स से पढ़ लेना, और जो समझ में नहीं आएगा उसको डिस्कस कर लेंगे, आ गया तो ठीक, नहीं आया तो फिर बता देना। तो ये आपका वाटर पॉल्यूशन और चीज़ें लगभग यहाँ पे क्या होती है आपकी, और जो भी थोड़ा सा करंट वरेंट में जो भी कुछ न्यूज में रहे उसको भी ध्यान में रखना है। आया समझ में बात कि नहीं आई समझ में? सोर्बिटोल क्या होता है, कुछ होता है क्या? सोर्बिटोल देखना, सोर्बिटोल, वो तो होगा केमिकल कंपाउंड, लिखा है क्या? वाटर पोल्यूशन के रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है? आर्सेनिक है, फ्लोराइड है, यूरेनियम को वाटर पोल्यूटेंट्स में डालोगे? यूरेनियम को, एक क्वेश्चन आया हुआ आपके नोट्स में दिया है लास्ट में, मेल आर्सेनिक एंड फ्लोराइड 1 and 3 होगा। चलिए, चलूं आगे, है ना? जैसे अब एक क्वेश्चन आपके नोट्स में दिया हुआ है कि वाटर पोल्यूटेंट्स निम्न में से कौन सा है पूछा हुआ है। पहला दिया आर्सेनिक, है ना? जैसे इसमें क्वेश्चन दिया आपके यूपीएससी ने पूछा होगा, है ना, वाटर पोल्यूटेंट्स में कौन कौन से आएंगे। पहला दिया आर्सेनिक, कुछ हिस्सों में लिखा हुआ, ये भी लिखा हुआ है कि कुछ हिस्सों में वाटर पॉल्यूशंस के रूप में, वाटर पोल्यूटेंट्स के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा लिखा है सोर्बिटोल, सोर्बिटोल क्या है? तीसरा है फ्लोराइड, चौथा है आपका फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, और पांचवा है यूरेनियम। अब क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा वाटर पॉल्यूटेंट्स है, जल प्रदूषक के रूप में कुछ क्षेत्रों में आपके जो है जाना जाता है। बताओ भाई, क्वेश्चन समझ में आया? ऑप्शन तो बाद में दूंगा, लेकिन ऐसे निकालो, फिर ऑप्शन से निकल भी जाएगा, ऑप्शन में डिस्कस करेंगे। हाँ, यूरेनियम वाटर पोल्यूशन का रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन यूरेनियम वो तो रेडिएशंस, एयर पोल्यूशन का रिस्पॉन्सिबल होगा ना, वो तो सब यूरेनियम होता है, लेकिन एयर, उससे रेडिएशन निकलता है,
तो डायरेक्टली यहाँ पे यूरेनियम इफेक्ट करेगा नहीं करेगा? अभी तक हमने वाटर पोल्यूशन के पोल्यूटेंट्स में कहीं पढ़ा है न्यूक्लियर के कारण से होता है? ठीक है, तो एयर पोल्यूशन के कंटेक्स्ट में आता है कि एयर वाटर पोल्यूशन के कंटेक्स्ट में? मेन पहले एयर पोल्यूशन आएगा, एयर पोल्यूशन से फिर क्रिया करके जो है पानी में इफेक्ट कर सकता है, लेकिन डायरेक्टली यदि देखेंगे तो हालांकि ऑप्शन के हिसाब से तो ऐसे भी नहीं निकलेगा, ठीक है, या इसको सोचना पड़ेगा। फिर सोर्बिटोल क्या होता है? हाँ, क्या बोल रहे हो? ठीक है, तो उससे वाटर पोल्यूशन होगा क्या? वो नहीं होगा, तो दूसरा वाला होगा नहीं आपका जो, ठीक है। अब बच गया हमारे पास 1 और 3, तो सेवर आएगा, है कि नहीं? फॉर्मेल्डिहाइड होगा वाटर पोल्यूशन के लिए, हाइड्रोकार्बन्स में आता ना फॉर्मेल्डिहाइड वगैरह, आपके उसमें आएंगे आपके जो फॉर्मेल्डिहाइड वगैरह कैसे होगा? एयर पोल्यूशन में पढ़ा था हमने, मतलब कहा ना यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा होगा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। एयर पोल्यूटेंट्स में तो फॉर्मेल्डिहाइड वगैरह आता है, जितने भी बेंजीन वेंजीन सब टाइप की चीज़ें हैं आपके, हमने कहीं ना कहीं लिखा था आपके जो हाइड्रोकार्बन्स में। वाटर पोल्यूशन के लिए कहीं पर आएगा? डायरेक्टली नहीं आपका, और ये भी लिखा कुछ क्षेत्रों में करके, तो ये तो हमारा है ही नहीं। और यूरेनियम बस हमारे लिए एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि हमारे पास 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं, 1 और 3 भी दिया हुआ और 1, 3, 5 भी दिया हुआ है। हाँ, यदि यूरेनियम रेडिएशन आता है तो वाटर पोल्यूटेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, तो 135 होगा ना चाहिए आंसर इसका, तो ये 1, 3, 5 आएगा, क्योंकि यूरेनियम है तो रेडिएशन कर रहा है, तो वाटर को कुछ ना कुछ नुकसान तोड़ ताड़ करने में पहुँचाएगा, तो उस कंटेक्स्ट में तो 1, 3, 5 आएगा। चलिए, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान से पढ़ना है, इसलिए मैंने कहा कि क्वेश्चन ज़रूर देखो। क्वेश्चंस देखे बिना पढ़ाई कर रहे हो तो फिर वो अंधेरे में तीर चलाने वाला काम कर रहे हो, समझ गए? स्नेहा देखियो क्वेश्चन, अभी लिए एक बुक, अभी लेना बाकी है, फिर कैसे काम चलेगा? ले लियो, क्वेश्चन देखे? मैंने वो सब नोट्स भी करो, लेकिन जब तक क्वेश्चन नहीं देखोगे तो पढ़ रहे हो कैसे पता चलेगा कि उसका आंसर रिफ्लेक्ट कैसे होगा दिमाग में? पहले वाले कैसे पढ़ते थे, बीए, बीएससी, एमएससी, क्या भूल जाओ। नए तरीका यूपीएससी क्रैक करना है तो पहले मैंने कहा ना, पहले पीवाईक्यूज को दिमाग में डालते रहो, सिलेबस प्लस पीवाईक्यू, ये दोनों दिमाग साथ साथ नहीं चल रहे तुम्हारे, तो पढ़ने का कोई मतलब। अब जैसे क्वेश्चन ये आया हुआ है, हमने पूरा वाटर पोल्यूशन पढ़ डाला, खुश हो गए वाटर पोल्यूशन पढ़ करके, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं बन रहा तो उसका पढ़ने का मतलब है क्या कोई? तो क्वेश्चन भी साथ में देखना है। जब ये नहीं बन रहा तो फिर दोबारा पढ़ो कि भैया इनमें से कौन सा एग्जैक्टली आएगा, नहीं आएगा, तुक्का नहीं मारना है। तो क्वेश्चंस हमेशा दिमाग में चलते रहने चाहिए, आए हुए क्वेश्चंस, तब जाकर, इसलिए पीवाईक्यूज देखने कहा जाता है कि भाई देखो कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्योंकि पढ़ रहे वो तो एक कॉमन हो गया, लेकिन बन रहे उसके, जब इसके बाद पढ़ोगे तो फिर थोड़ा सा ध्यान रखोगे, अच्छा फ्लोराइड वाला दिया हुआ यहाँ पर, आर्सेनिक बता ही दिया था मैंने, अभी फ्लोराइड का भी जस्ट हमने देखा थोड़ी देर पहले कि कई राज्यों में जो है फ्लोराइड की अधिकता के कारण से फ्लोरोसिस बीमारी होती करके, है कि नहीं? यूरेनियम में कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि करेगा नहीं करेगा। और जो भी है न्यूक्लियर, कोई भी न्यूक्लियर चीज़ें हैं तो डेफिनेटली वो क्या करेंगी, पॉल्यूशंस के लिए तो रिस्पॉन्सिबल होंगे, एयर में जाएंगे, एयर से फिर वाटर में आएंगे, तो है ना, रेडिएशन ऐसी ज़्यादा निकलेगा पानी के अंदर तो कुछ ना कुछ इकोसिस्टम को नुकसान। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स तो ऐसे भी हार्मफुल है बिना किसी कॉज के, आई ना बस समझ में, तो सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड है, अब फॉर्मेल्डिहाइड हमने एयर पोल्यूशन में तो बार बार पढ़ा है, कई जगह पढ़ा हुआ है ना। सोर्बिटोल है, अब ये सब कॉमन वर्ड्स नहीं है, तो नोट्स पढ़ोगे, कहीं पढ़ोगे, एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं दिया होगा ये सब। उसने कहा चिंगम वगैरह में यूज होता है, समझ गए? तो चिंगम खाते तो चिंगम में क्या होता है ये भी देख लिया करो कि ख़त्म क्यों नहीं होता है वो। मैंने कहा ना यूपीएससी सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, जो डे टू डे लाइफ में आप लोग यूज कर रहे हो उसको भी थोड़ा सा सोचना है कि यही क्वेश्चन तो नहीं बन सकता है करके, आया समझ में? तो ये थोड़ा में रखना है। चलिए, एक टॉपिक ये हो गया आपका।
अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं थर्मल पॉल्यूशन, तापीय प्रदूषण। आपका तापीय प्रदूषण के कंटेक्स्ट में अब बताओ तापीय प्रदूषण क्या है। तुम लोग को लिखना हो, तुक्का मारना हो तो क्या लिखोगे? तापीय प्रदूषण के बारे में लिखना हो तो क्या लिखोगे? बताओ चंद्रिका, क्या लिखोगे? बिना पढ़े लिखना हो इसके बारे में, थर्मल पॉल्यूशन के बारे में बिना पढ़े, तो क्या लिखोगे? इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? पहला तो ये, फिर कारण क्या लिखोगे? समझ गए तो कारण भी लिखोगे। फिर प्रभाव क्या लिखोगे? इम्पैक्ट। और फिर उसका समाधान, सॉल्यूशन क्या लिखोगे? बोलो बोलो बोलो। बोलो भाई, बोलो बोलो। बताओ स्नेहा। ठीक है अनुष्का। खुशबू, कौन सा वाला वही है? कौन सा वही वाला है? स्नेहा ने लिखा वो या अनुष्का ने बोला वो? मिताली तुम बताओ, कौन सा वाला वही है? खुशबू वाला वही है? अभिषेक? सर ऐसे कारक जो हीट को ना एक्सट्रीम कर देते हैं, जिसके कारण नुकसान हो। गणेश वही है? कौन सा वाला वही लिखना है जो अभिषेक लिखा वाला या अनुष्का ने बोला या स्नेहा ने बोला वाला? राहुल, कॉमन सेंस क्या लगाओगे? किसका तापमान? पानी का, वाटर, एयर का? हाँ, किसका? ठीक है। किसका तापमान बढ़ने से, किसके किसके तापमान में के बढ़ने से? एयर पॉल्यूशन, एयर टेम्परेचर बढ़ने से कि वाटर पॉल्यूशन टेम्परेचर बढ़ने से? ठीक है, चलिए। तो कहने का मतलब ये कि ये बिना पढ़े लिखेंगे तो जनरली हम एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में जो ग्रोथ हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कंटेक्स में, उसी को सोच करके ही आंसर लिखोगे, लेकिन वो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे थर्मल पॉल्यूशन जो वर्ड यूज किया गया है वह वाटर के टेम्परेचर में, जब जो हमारा जो चाहे कोई भी वाटर सोर्स हो, झील हो, नदी हो, तालाब हो, समुद्र हो, इनमें अचानक से हम यदि अचानक से अत्यधिक गर्म या ठंडा, अचानक से गर्म या ठंडा पानी क्या कर देते, इसमें निष्कासित कर देते हैं, तो उससे झील, नदी, समुद्र के जल की गुणवत्ता में, वहाँ पर रहने वाले इकोसिस्टम, फ्लोरा एंड फौना में कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अचानक से तुम्हारे के सर को उबलता हुआ पानी डाल देंगे, तुम्हारी स्थिति क्या होगी? हैं? लेकिन जो
लेकिन यही काम हम कर देते हैं, पानी में गर्म उबलता हुआ पानी इंडस्ट्री से निकाल के छोड़ देते, बेचारे मछलियों और जीव जंतुओं के बारे में कोई सोचता है क्या कि उनको कितनी तकलीफ होती होगी? कोई नहीं सोचता है। और हम ऐसी जो है इंडस्ट्री से, खास करके थर्मल पावर प्लांट से गर्म पानी निकलता है ना। इंडस्ट्री फैक्ट्रीज से क्या होता है कि कहीं पे अचानक से बहुत ज़्यादा गर्म निकलता है, वेरी हॉट वाटर निकलता है आपके जो है, क्योंकि कूलिंग एजेंट के रूप में हम लोग यूज करते हैं, पानी गर्म हो जाएगा, है कि नहीं। कई जगह चीज़ों को ठंडा करने के लिए यूज करते हैं तो पानी गर्म हो जाएगा। और अत्यधिक ठंडा भी निकल सकता है आपका पानी, कहीं से निकाल देते हैं, अचानक ठंडा भी डाल देंगे 0 डिग्री वाला पानी तुम्हारे सर के ऊपर तो भी खतरनाक रहता है आपका जो है। तो इन दोनों ही स्थिति में कहीं ना कहीं झील, नदी, समुद्र के जल के जो इकोसिस्टम है, वहाँ पे रहने वाले जो जीव जंतु है, उस पर क्या होता है हानिकारक प्रभाव। और पानी की गुणवत्ता भी, तापमान बढ़ने से पानी की गुणवत्ता, बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ेगा तो भी पानी की गुणवत्ता क्या होती है, कम होने लगती है। तो ये पूरी स्थिति क्या कहलाती है, थर्मल पॉल्यूशन की कहलाती है ना। थर्मल वाटर पॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन इसको थर्मल पॉल्यूशन ही बोलते हैं। तो कॉमन सेंस तो थर्मल पॉल्यूशन में कहता है कि वायुमंडल से तापमान बढ़ रहा है, उसके कंटेक्स्ट में कहीं यूज किया गया होगा। लेकिन यहाँ पे याद रखना है, तो ये वाली परिभाषा लिख सकते हो कि अचानक से गर्म या ठंडा पानी जो है किसी भी जल स्रोत में निष्कासित कर दिया जाता है तो उसकी गुणवत्ता, पानी की गुणवत्ता में कमी आती है, और उसके कारण से जो है वहाँ पर रहने वाले अचानक से जीव जंतु, वनस्पतियों को भी क्या होता है, नुकसान पहुँचता है। वैसी स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे, आपका जो है थर्मल पॉल्यूशन कहेंगे। आए समझ में? तो लिख लीजिए अपने शब्दों में, बस अचानक वर्ड जरूर लिख लेना, सडनली। अचानक या धीरे धीरे भी डालोगे तो नुकसान तो पहुंचाएगा ही। तो अत्यधिक गर्म या अत्यधिक ठंडा पानी कर लेना, हाईली हॉट वाटर और हाईली कोल्ड वाटर poured in any of water bodies, maybe lake, maybe river, maybe oceans. Then the quality of water get क्या होगा, डिग्रेडेटेड, and negative impact, harmful impact over the ecosystem. This condition is known as the thermal pollution. समझ गए? तो थर्मल पॉल्यूशन में पहली बात तो है क्या, क्योंकि जैसी तापमान परिवर्तन होता है ऑक्सीजन का लेवल चेंज हो जाता है। तापमान में परिवर्तन से आपका जो बढ़ेगा घटेगा तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, आपकी जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। बहुत ज़्यादा तापमान हो गया तो भी और बहुत कम हो गया तो भी जो है, तो ऑक्सीजन की मात्रा में क्या होती है आपकी जो है, आया समझ में? अचानक परिवर्तन से ऑक्सीजन के स्तर को कम कर देता है। तो अब इसका मेन सोर्स क्या है, थर्मल पावर पॉल्यूशन का मुख्य सोर्स तो थर्मल पावर प्लांट्स है, इसलिए नाम ही उसी के नाम पे दिया गया है। मेन सोर्स कौन सा है आपके जो है, तो टीपीपी, थर्मल पावर प्लांट्स। पावर प्लांट्स सबसे ज़्यादा शीतलक के रूप में पानी का यूज करते, कूलिंग एजेंट के रूप में करते पानी को यूज। तो जो पानी छोड़ते हैं वो 10 से 15 डिग्री ज़्यादा होता है, प्लस 10 to 15 डिग्री होता है आपका जो है नॉर्मल वाटर की तुलना में। आया समझ में? तो इससे क्या होगा, पानी को नुकसान पहुंचता है। तो पहला तो ये हो गया, बाकी इंडस्ट्री वगैरह आ जाएगी, अदर इंडस्ट्रीज, कपड़ा, कागज, चीनी उद्योग वगैरह में भी। पहला हो गया आपका टीपीपी, थर्मल पावर प्लांट्स। दूसरा अदर इंडस्ट्रीज में आपका अदर इंडस्ट्रीज, अन्य उद्योग, इसमें आपका चीनी, शुगर इंडस्ट्री, चीनी उद्योग, कागज, पेपर इंडस्ट्री, ये सब भी हो सकते हैं। कपड़ा उद्योग, कॉटन इंडस्ट्री, ये सब भी होते हैं, वहाँ पे पानी को बाहर निकालते हैं अचानक से। आगे बस समझ में। और
नदी के किनारे या झीलों के आसपास पेड़ पौधे होते हैं, उन पेड़ पौधों को भी काट देंगे तो तापमान अचानक से क्या हो जाएगा, है ना। नेचुरली गर्मी के दिनों में नेचुरली तो नहीं होगा, लेकिन पेड़ पौधे हैं और उसके नीचे वहाँ पे मछलियाँ हैं, हमने पेड़ को काट दिया और फिर कहीं छाया उनको मिलती नहीं है दूर दूर तक, क्योंकि उनका भी तो नीस है ना, एक पर्टिकुलर रीजन में ही रहते हैं उन लोग भी जो है, तो या तो मर जाएंगे या माइग्रेट भी करेंगे तो समय लगेगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से उनको नुकसान पहुंचता है। तो जंगलों की कटाई से भी डाल देना, अचानक से काट देंगे तो बेचारे सूर्य की किरणों में, जैसे अचानक से हम छत गायब कर दे यहाँ से घर और 3 घंटा बैठ के पढ़ना हो यहाँ पे, तो क्या होगा। तुम लोग में से कुछ देर तक गर्मी को बर्दाश्त कर लोगे तो ठीक, नहीं करोगे तो एसी चला के कोरल ब्लीचिंग वर्ड बताया था मैंने। कोरल ब्लीचिंग, तापमान 1 या 2 डिग्री तापमान भी बढ़ जाता है तो कोरल ब्लीचिंग की घटना होती है। तो टेम्परेचर बढ़ने से कोरल ब्लीचिंग होता है, नुकसान पहुंचता है आपके जो है। इसको थर्मल शॉक भी कहा जाता है। अचानक से पानी का टेम्परेचर ठंडा या गर्म डाल देते हैं हम लोग, इसको थर्मल शॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थर्मल शॉक, तापीय झटका है, तापीय झटका हो जाएगा। तो ये हो गए आपके थर्मल पॉल्यूशन के बारे में। तो थर्मल पॉल्यूशन समझ में आ गया, कारण भी समझ में आ गए, प्रभाव भी समझ में आ गया होगा ना। प्रभाव में वही जीव जंतु वनस्पतियों को क्या होगा, नुकसान पहुंचेगा। कोरल ब्लीचिंग प्रभाव में आ जाएगा आपका। कोरल ब्लीचिंग, टेम्परेचर बढ़ने से कोरल ब्लीचिंग की घटना ग्लोबल वार्मिंग के कारण से हो रही है। कोरल ब्लीचिंग पढ़ाया था ना मैंने, कोरल ब्लीचिंग। ये आपका तापमान बढ़ने से मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज हो जाता है। या तापमान टेम्परेचर बढ़ता है तो जीव जंतु वनस्पति जो वहाँ पर है उसका मेटाबॉलिज्म भी क्या हो जाएगा, चयापचय क्रिया बढ़ जाती है। चयापचय क्या हो जाता है आपके जो है, ये सब पॉइंट लिख लो, सब क्वेश्चन यूपीएससी ऐसे पूछता है, स्टेटमेंट दिया रहेगा वहाँ पे, तो वहाँ पे सोचना पड़ेगा चयापचय बढ़ता है कि घटता है। आया समझ में। हायर टेम्परेचर, तापमान ज़्यादा होगा तो मेटाबॉलिज्म आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, खाना ज़्यादा मांगोगे फिर। और ऑक्सीजन में कमी होती है, बताया था मैंने, ऑक्सीजन में क्या होती है, कमी होती है। तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका थर्मल पॉल्यूशन। इसको कंट्रोल कैसे करोगे अब, नियंत्रण के उपाय। कूलिंग टावर्स, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, कूलिंग टावर। कूलिंग टावर, कूलिंग टावर का मतलब ऑपरेशन टू ट्रांसफर वेस्ट हीट टू द एटमॉस्फेयर। मतलब पानी जहाँ से निकल रहा हो, पानी भाप ऊपर जाते रहने चाहिए, तब जाके उसको पानी में छोड़ा जाएगा। कूलिंग पॉन्ड्स, थोड़ा देर ठंडा होने के लिए छोड़ दो, कूलिंग पॉन्ड्स लिख लो पॉइंट्स। कूलिंग टावर, कूलिंग पॉन्ड्स। आर्टिफिशियल लेक्स बना सकते हैं, पानी गर्म पानी निकल रहा है तो उसको थोड़ा देर छोड़ दो ठंडा, फिर उसके बाद उस पानी को बना के रख दो तो उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग फिर तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी आपकी। तो ये हो गया आपका, मतलब कुल मिला के ठंडा करके छोड़ो, नॉर्मल करके छोड़ो, ना कि
अचानक से छोड़ो। तो यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं। वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक हो जाएगा मेरीन पोल्यूशन, समुद्री प्रदूषण। तो समुद्री प्रदूषण, इसी से रिलेटेड टॉपिक कौन सा हो गया आपका? जो है मेरीन पोल्यूशन आएगा। तो समुद्री प्रदूषण परिभाषा तो क्लियर है आपकी, वही रहेगी, समुद्र जोड़ देना, समुद्री जल जोड़ देना। कारण भी निकाल लोगे समुद्री पोल्यूशन का, समुद्री पोल्यूशन के कारण निकालोगे ना भाई, इंडस्ट्री का कचरा, एग्रीकल्चर, तो सब आ ही जाएंगे। उसके अलावा कभी कभी समुद्र के अंदर तेल दुर्घटनाएं हो जाती है ना, जहाज दुर्घटना हो जाती है। ऑयल, हम लोग समुद्र के अंदर से तेल निकाल रहे हैं है ना, अधिकांश तेल अभी जो है समुद्र के अंदर से ही निकालते हैं। जैसे भारत में सबसे बड़ा तेल भंडार यहाँ पर है मुंबई हाई, मुंबई के पास में सबसे बड़ा तेल भंडार कौन सा है? अभी तो मुंबई हाई कहते हैं इसको जो है। अब समुद्र के अंदर ही निकाल रहे तो बिना प्रदूषण वहाँ के वाटर पोल्यूशन के पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑयल ड्रिलिंग कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग, है कि नहीं? तो समुद्री प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कारक हो गया। फिर तुम लोग जाते हो घूमने फिरने बीच पे और जितना भी कूड़ा कचरा सब वही समुद्र में फेंक देते हो, तो बेचारा समुद्र भी अपने आप को कितना समाएगा। समझ गए ना भाई? तो कारण स्रोत समझ में आ गया, लिख लोगे आराम से। नाभिकीय परीक्षण वगैरह कर लेते हैं हम लोग, है ना। कई सारे देश समुद्र के अंदर क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर आपका टेस्ट करते हैं, नाभिकीय परीक्षण करते हैं, न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं। साक्षी क्लियर हो रहा है? नाभिकीय परीक्षण, नाभिकीय परीक्षण या तो मरुस्थल जहाँ कोई नहीं है, हम लोग तो पोखरण में करते हैं। पोखरण हमारा कहाँ पे? राजस्थान के सुनसान इलाके में, यहाँ पर पोखरण। भारत में कहाँ पे करते हैं हम लोग? पोखरण में करते हैं। कई सारे देश समुद्र के अंदर ले जाके करते हैं। सोचो कितना बड़ा एटॉमिक टेस्ट करेंगे तो पोल्यूशन ही पोल्यूशन होगा। तो वो वाला पोल्यूशन का आंसर मिल गया, जल में यूरेनियम आएगा कि नहीं आएगा? मिल गया आपके जवाब से, है कि नहीं? तो इसलिए कहा ना, जब पढ़ोगे अप्लाई करना है। अप्लाई कब करोगे? जब प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। अभी तक का जो पढ़ने का तरीका चेंज करो। पढ़ते हो, जाके एग्जाम जो मन आता है लिख करके आ जाते हो, अभी तक यही करते हो। अब क्या करना है? पढ़ना भी है, क्वेश्चन जो आए हुए उसको देखना है, वहीं पे सोचना है आंसर क्या होगा, पहले से प्रैक्टिस, तब जा करके क्लियर, कंपटीशन में क्लियर होगा। आया समझ में? तो बाकी तो आ ही जाएंगे आपके प्रदूषण में, वही औद्योगिक कारण भी आ जाएंगे, कृषि भी आ जाएंगे। कृषि का भी पानी निकलता है तटीय क्षेत्रों से या नदी नालों से होता है, वह समुद्र में जाता है। औद्योगिकरण, उद्योग आ जाएंगे। तटीय क्षेत्रों में नगरीकरण भी आ जाएगा, नगरों के कारण से भी। तटीय नगरों का पानी कहाँ जाता है? सीवेज वे सब समुद्र में भेजते, है कि नहीं? जो तटीय नगर है, और ऐसे भी बाकी जो नदी नालों से नदी में भेजते तो नदी का पानी कहाँ जाता है? जो बड़ी बड़ी नदियाँ उसका समुद्र में फाइनली। तो ये सब कारण आ जाएंगे। बाकी प्लास्टिक डाल देना, प्लास्टिक प्रदूषण है ये आपके। तो यहाँ तक कोई समस्या? समुद्री प्रदूषण क्यों, क्या, कैसे होता है, समझ में आ जाएगा आराम से। तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। प्रभाव भी समझिए, लिख लोगे प्रभाव, वही जो अभी बताया, तापी प्रभाव भी आ जाएगा उसमें। जीव जंतु वनस्पतियों पे नकारात्मक, प्रदूषण ज़्यादा हो गया तो मछलियाँ, ऑक्सीजन की मात्रा कम, यूट्रोफिकेशन पूरा डाल देना, बीओडी कम हो, बीओडी बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा। तो समुद्र में रहने वाले जीव जंतु, इकोसिस्टम पूरा का पूरा नकारात्मक रूप से प्रभावित। जब तेल ऑयल स्पिलिंग होता है, ऑयल स्पिलिंग होता है, ऑयल रिलीज होता है, तो क्या होता है? पक्षियों के, मछलियों के पंख चिपक जाते हैं, तो फिर वो तैर वैर नहीं पाते, ऐसे ही मर जाते। आए ना समझ? बीच में मुंबई के पास में हुआ था, तो कुछ दिनों बाद सब बहुत सारे जानवर, सांप वगैरह सब से जो पानी में रहने वाले बहुत सारे होते हैं ना, पक्षी वक्षी, सब किनारे पे पड़े थे। धाराओं के द्वारा ला करके बाहर फेंक दिया गया था। तो बहुत सारे सांप भी थे उसमें, क्योंकि सांप वाप भी तेल में ज़्यादा हो गया तो तैरने की क्षमता क्या हो जाएगी उसकी? कम हो जाएगी। तैरने के लिए एक पर्टिकुलर उसकी बॉडी बनी होती है। तेल के कारण से पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा आपका? सरफेस टेंशन कम हो जाता है कि नहीं? तो ये सब, तो ये समुद्र के प्रदूषण के प्रभाव में आ जाएंगे।
रोकना कैसे, वही सब जो बायो मेथड बताए थे वो सब रोकने के लिए आ जाएंगे आपके जो। अब इसको बचाने के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है वो देखते हैं। समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मार्पोल समझौता वगैरह जो है क्वेश्चन आया हुआ है, नियंत्रण। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में अंतर्राष्ट्रीय प्रयास चले। तो एक सबसे महत्वपूर्ण है मार्पोल कन्वेंशन। मार्पोल कन्वेंशन 1973, मार्पोल कन्वेंशन 1973। इससे पहले लंदन कन्वेंशन 1972, लंदन कन्वेंशन है 1972, समुद्री प्रदूषण को कम करने के लिए। और समुद्री पॉल्यूशन को कम करने के लिए द ग्लोबल प्रोग्राम फॉर एक्शन, जीपीए बनाया गया है। इसको नियंत्रित करने के लिए जीपीए, जीपीए का फुल फॉर्म है द ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन। ये सब तुम्हारे नोट्स में है, वही से निकाल करके बता रहा हूं। ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन हिंदी में, ठीक है, हिंदी में क्या लिखोगे, वैश्विक कार्यवाही के लिए, वैश्विक कार्यक्रम, कार्यवाही के लिए। तो किस पर कार्यवाही के लिए, किस पर कार्यवाही के लिए, समुद्री प्रदूषण पर कार्यवाही के लिए। एक्शन का मतलब कार्यवाही करना। तो ये एक वैश्विक अंतर सरकारी तंत्र है। ये क्या है आपका, जो एकमात्र विश्व का एकमात्र अंतर सरकारी तंत्र, इंटर गवर्नमेंटल सिस्टम है। ये अंतर सरकारी का मतलब एक से अधिक सरकारों के बीच में आपस में मेल जोल बढ़ाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो मार्पोल कन्वेंशन आपका एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था आप लोग के एग्जाम में, कोई लेके आया था ना मेरे पास बीच में एक दिन, कोई लेके तो आया था, जैद लाया था क्या? कौन लाया था? मार्पोल कन्वेंशन का संबंध। तो मार्पोल का फुल फॉर्म समझ गए? नहीं समझे? सोचो फिर समझो। मार्पोल, मैरीन पॉल्यूशन। मार्पोल का यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। मार्पोल क्या है आपके जो है मैरीन पॉल्यूशन से रिलेटेड वर्ड है, मैरीन पॉल्यूशन। तो समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मार्पोल कन्वेंशन 1973 में किया गया था। ये तो बता दिया डेट। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आईएमओ, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। मार्पोल सम्मेलन, मार्पोल कन्वेंशन जो है ये आईएमओ के द्वारा, आईएमओ का मतलब इंटरनेशनल मैरीटाइम, ओ का मतलब समझ ही जाओगे। आया समझ में? और इसको 1978 में फिर अपडेट किया गया, अपडेटेड इन 1978। अपडेटेड का हिंदी वर्ड होता है अद्यतन किया गया, अद्यतन। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में लिखेंगे तो वही अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। मैरीटाइम का मतलब समुद्री संगठन। आया समझ में? चलूं आगे।
तो इस मार्पोल कन्वेंशन में 6 एनेक्सेशन है आपका जो है। एनेक्स मतलब लिस्ट, सूची बोल सकते हो। एनेक्स 1 में क्या है लिख लीजिए एक लाइन। एनेक्स 2 में क्या है, 6 इस तरीके से हमारे पास है। एनेक्स सेकंड, एनेक्स 6। तो एनेक्स 1 में लिखिए क्या है, कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन बाई ऑयल, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन बाई ऑयल, तेल द्वारा प्रदूषण की रोकथाम। मतलब इसमें तेल प्रदूषण को कम करने के लिए एनेक्स 1 में लिखा हुआ है वाटर। एनेक्स 2 में लिखा हुआ है आपका जो है हानिकारक तरल पदार्थों द्वारा, हानिकारक तरल पदार्थों द्वारा, इसमें स्पेशली तेल के लिए है। और इसमें हानिकारक तरल पदार्थ, हार्मफुल लिक्विड सब्सटेंस इन बल्क, नॉक्सियस है ना। हानिकारक लेक वर्ड और मिला आपका नॉक्सियस, NOXIOUS, हार्मफुल या नॉक्सियस लिक्विड सब्सटेंसेस, समझ गए। कुछ भी, जैसे अब एसिड है तो एसिड गिर गया पानी में तो नुकसान करेगा ना भाई। तो ये सब चीज़ें। थर्ड में है आपका जो है पैकेज्ड पॉल्यूशन बाई पैकेज फॉर्म, मतलब पैकेज के रूप में कोई यूज करते हैं, जैसे चिप्स वगैरह खाया जाके पानी में फेंक दिए। पैकेज रूप में हानिकारक पदार्थों द्वारा प्रदूषण की रोकथाम। थर्ड में हमारा है पैकेज्ड। पैकेज का मतलब पैकिंग फॉर्म में, पैकिंग लिखना हिंदी वाले, पैकिंग फॉर्म में कोई चीज़ होती है उसके द्वारा पैकेज्ड। पैकेज्ड फॉर्म में जो होगा उससे होने वाले प्रदूषण को रोकना। थर्ड में ये दिया हुआ है। और फोर्थ में दिया हुआ है जहाज़ों से निकलने वाले सीवेज, जहाज़ों से निकलने वाले सीवेज, फोर्थ नंबर। तो जहाज़ों से निकलने वाले सीवेज से होने वाला प्रदूषण को कंट्रोल करना। तो ये मार्पोल बड़ा समझौता है। इंग्लिश में लिख लिया, प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन बाय गार्बेज फ्रॉम शिप्स, गार्बेज फ्रॉम शिप्स। और 6 में है जहाज़ों से होने वाले एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना। 5 नहीं बताएगा। 4 में क्या बताया, अच्छा सीवेज, सीवेज वाला लिख लेना। हाँ 4 में सीवेज लिख लेना, इंग्लिश वाले सीवेज कर देना, सॉरी। प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन बाय सीवेज 4 में। 5 में है गार्बेज, कचरा, जहाज़ों से निकलने वाले कचरे से, 4 में, सॉरी 5 में जहाज़ों से निकलने वाला गार्बेज, कचरे से। और 6वें में है जहाज़ों से निकलने वाला एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स। तो ये 6 अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है और उन सब पे ध्यान रखा जाता है। और इस मार्पोल समझौते के तहत जो है समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते के रूप में, एक क्वेश्चन आया था आपका मार्पोल से रिलेटेड, कोई तो मेरे पास लेके आया था। आकांक्षा तुम लाई थी, कौन लाया था? तो जाके हाँ शाश्वत था या, हाँ शाश्वत था या जैद था, कोई भी था। एनीवे कोई भी था, जाके क्वेश्चन जरूर देखना कि मार्पोल समझौते से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या था। ठीक है, ये सम्मेलन 78 और 83 में लागू किया गया। मार्पोल समझौता लागू कब किया गया? 83 में। फाइनली लागू कब हुआ ये आपका जो है 1983 में। और अनक्लोज में बता चुका हूँ तुम लोग को, अनक्लोज बताया था एक दिन 1982 में जो है, 1982 में अनक्लोज याद आ रहा है कुछ?
नहीं याद आ रहा है तो फिर मैं कुछ नहीं, 2-3 समुद्र विज्ञान पढ़ाते समय बीच बीच में जिक्र कई बार कर चुका हूँ। वैसे अनक्लोज कानून याद आ रहा है कुछ? इस वाले नोट्स में भी डाल दिया फिर से 2-3 जगह। चलिए कल और कुछ देखता हूँ, कुछ प्रोटोकॉल और समुद्री संसाधन वाले कुछ है तो देख लेते हैं। ठीक है, 1972 में जो लंदन कन्वेंशन हुआ था उसकी जगह पे एक 1996 में फिर नया प्रोटोकॉल आया। लंदन वाला देखे थे पहला, कहाँ गया लंदन लिखे थे, ये है। इसकी जगह पे 96 में एक नया प्रोटोकॉल लाया गया। इसके स्थान पर इन प्लेस ऑफ लंदन कन्वेंशन 1996 में और 2006 में लागू हुआ। हालांकि 96 में लाया गया नया प्रोटोकॉल, लेकिन लागू कब हुआ? 2006 में। है ना, इतने सारे देश है, सबको मनाना पड़ते हैं ना, सब मानेंगे तभी तो होगा ना लागू। तो ये तो इसमें वही सब लिखा है, प्रदूषक जो प्रदूषण फैलाते हैं उनको उसकी लागत भी देनी चाहिए। मतलब यदि मैं प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हूँ तो उसकी भरपाई भी किसको करनी चाहिए? मुझे करनी चाहिए। तो इस तरीके से बातें की गई 2006 वाले 1996 वाले में। 2007 में थोड़ा सा चेंज भी किया गया, संशोधन। ये सब नोट्स में डाला हुआ है मैंने, एक बार रीड आउट कर लेना है। और क्वेश्चन जो आए हुए जरूर बनाना है, नहीं बनाओगे तो उसके बाद की जिम्मेदारी मेरी। एग्जाम के आने के बाद बोलोगे क्वेश्चन नहीं बना तो मैं नहीं कुछ कर सकता। आया समझ में ना? तो पहले अभी से देखो, उसके अकॉर्डिंग ही आपको कहीं पे तैयारी में परिवर्तन की ज़रूरत है, कुछ कंटेंट एक्स्ट्रा की ज़रूरत है तो वो पता चलेगा आपको। राहुल सॉल्व कर रहे हो? बिना एनवायरनमेंट के प्रीलिम्स पास करना भी थोड़ा सा, मतलब एनवायरनमेंट के जो सरल क्वेश्चंस है, सब क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे लेकिन जो क्वेश्चन बन सकते हैं सबके द्वारा वो भी आपसे सही होना चाहिए। हमेशा प्रीलिम्स में ध्यान रखना है कि कठिन क्वेश्चन से आपका प्रीलिम्स कभी नहीं रुकता है। आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चन से आपका एग्ज़ाम नहीं रुकेगी, क्योंकि वो सबके लिए क्या है? कठिन है। सभी इसी दुनिया में पढ़ रहे है ना, और डिपेंड करेगा फिर। तो सरल क्वेश्चन जो आपके हैं, जो सामान्यतः सीरियसली तैयारी करने वाले यूपीएससी के बच्चे के द्वारा बन जाना चाहिए, वो यदि आपका नहीं बनता है तब आप फेल होने की ओर बढ़ते हैं। आ रही बात समझ में? कठिन नहीं बनता है तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। सही हो गया तो फायदा हो जाएगा लेकिन नुकसान नहीं होगा। आया समझ में? तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखनी है। इसलिए सरल क्वेश्चन आए, पढ़ा हुआ क्वेश्चन आए, बिना पढ़ा हुआ टॉपिक से क्वेश्चन आ गया तो वहाँ दिमाग ही लगाना है ना। कोशिश करना है कॉमन सेंस बेस पे कुछ तुक्का लग जाए तो, कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग यदि क्वेश्चन है तो। लेकिन जो लग रहा है कि हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है, क्लास में पढ़ाया गया, कहीं पढ़ा है आपने, तो उसको और ध्यान से समझना है, सोचना है और आंसर निकालना है, क्योंकि वही आपका मेन है। जो पढ़ा ही नहीं वहाँ से, लेकिन पढ़ा नहीं पढ़ा है उसमें भी कुछ कॉमन सेंस बेस पे होते हैं तो अंदाजन लगा सकते। जैसे उसने 1972 का पूछा था तो कुछ कॉमन सेंस बेस पे आंसर निकाल सकते थे। लेकिन मैंने कहा कॉमन सेंस भी ऑलवेज अनकॉमन है कि नहीं, तो वो भी थोड़ा सा आपको सोचना है। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी। बाकी प्रदूषण जो बच गए कल ख़त्म करेंगे, 2-4-5 छोटे मोटे। तो कल हमारा प्रदूषण वाला चैप्टर, फिर कल कौन सा दिन? ठीक है। और